मोबाइल फ़ोन को बंद करना, बीच में डिस्टर्ब नहीं करें। शुरू कर दें भाइयों। सर, राहुल गांधी जी आ रहे हैं कोटा स्टूडेंट से बंद कर। हाँ ठीक ठीक। आप देखो, आपको चलने में तो लगे 5 मिनट। अब बताइए आप। राहुल गांधी जी आ रहे हैं सर कोटा, स्टूडेंट से संवाद करेंगे और जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन की बात लगातार कर रहे हैं उसकी शुरुआत राजस्थान से कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना। और ये भी कहा जा रहा है कि कोचिंग जिन स्टूडेंट से मिलना चाहते हैं उनके रोकने के भी प्रयास हो रहे हैं इसी बात के साथ। देखिए, राहुल जी ने जो प्रोग्राम दिया देशव्यापी, उसको तमाम युवा साथियों ने वेलकम किया है। कोई तो उनकी आवाज़ बुलंद कर रहा है, इसीलिए शुरुआत उन्होंने कोटा से करी, जहाँ पर IIT और सारे एग्जामों का कोचिंग का हब बना हुआ है। अब कल एक और आत्महत्या हो गई है नवलगढ़ राजस्थान में, मेरे ख्याल दूसरी या तीसरी है। ये कितनी आत्महत्याएं हुई होगी देश के अंदर, कोई फिगर तो सरकार देती नहीं है। तो बड़ी गंभीर स्थिति बन गई है कि SSC का भी और जो आपका नीट का भी, जिस प्रकार से एक के बाद एक पेपर लीक हुए हैं और विश्वास समाप्त हो गया है, तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा इश्यू बन गया देशव्यापी। और उसी को मैसेज देने के लिए सरकार को एक इस्तीफा मांगा शिक्षा मंत्री का, वो ये नहीं दिला पा रहे। ये डेमोक्रेसी में तो पहला काम होता है कि अगर पब्लिक ओपिनियन पॉपुलर डिमांड करती है तो उसमें कुछ एक्शन होता है, ये नहीं करते। दुर्भाग्य देश का। तो तमाम तरह के जो इनके कारनामे हैं सरकार के और NDA गवर्नमेंट के और BJP के विशेष रूप से, वो यही है कि इलेक्शन कमीशन हो, जुडिशरी हो, एजेंसी CBI, ED या इनकम टैक्स हो। इलेक्शन कमीशन तो एजेंट की तरह हो गया है। आपने देखा बंगाल में और बिहार में क्या हुआ। तो ये स्थिति जो बनी है, ये धीरे धीरे बहुत खतरनाक बनती जा रही है देश के अंदर, बहुत खतरनाक बनती जा रही है। डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी। और ये बात कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत या विपक्षी पार्टियों को समाप्त कर दो, तो बिना प्रतिपक्ष के पक्ष क्या होगा। तो ये बातें सब समझते हुए जानबूझ करके ये स्थिति पैदा करना चाहते हैं, जिससे कि एक पार्टी के राज चलता रहे, नाम मात्र की डेमोक्रेसी हो। जैसे चाइना के अंदर तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, पर वहाँ भी विपक्ष की पार्टी नाम मात्र की है और इलेक्शन कमीशन भी होगा। तो ये स्थिति देश में नहीं बननी चाहिए। मैं जो बार बार कहता हूँ युवाओं को, छात्रों को, आप राजनीति में आइए, विचारधाराओं को समझिए सब जगह। ये वक्त आ गया है, बहुत संकट की घड़ियाँ देश के अंदर है। माहौल ऐसा है कि कोई विरोध प्रदर्शन कर दे पानी को लेके। अब जोधपुर में पानी को लेके प्रदर्शन किया तो FIR दर्ज होगी। दवा के अंदर मंत्री का इलाका है, कानून मंत्री का। 144 लग गई पानी को लेके, जो हालात बन गए जोधपुर के अंदर। जोधपुर शहर में 144 लगा दी है, डर के मारे आंदोलन बड़े नहीं हो जाए। बीकानेर में तो BJP वाले खुद गए थे बिजली को लेके मांग करने के लिए, तो जाके वहाँ एडिशनल SP ने धमका दिया उनको भी। वहाँ बहस हो गई, वो कि हम धरना दे देंगे यहाँ पर। तो जिस प्रदेश में स्थिति हो कि एक तरह से पार्टी लाइन भी लोग सड़कों बांधने लग गए। BJP तो शासन में है, अगर वो आए होंगे तो क्या बेहतरी होगी। मेरे पास तो लोग मिलने आते हैं, वो क्या क्या किस्से कहानी बताते हैं, पानी को लेके, बिजली को लेके त्राही त्राही मची हुई है और सरकार की नींद खुल नहीं रही है। उनका एहसास भी नहीं कि वास्तव में प्रॉब्लम भी है, क्योंकि अनुभव की कमी है। अनुभव का विकल्प नहीं होता, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ। और इसलिए परवाह नहीं कर रहे हैं, बल्कि उल्टा कहते हैं कोई समस्या ही नहीं है। आप स्वीकार तो करो इस समस्या, हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं ठीक करने की, तब भी जनता के चलो सरकार प्रयास कर रही है। इनकी अप्रोच बिल्कुल नेगेटिव अप्रोच है, संवेदनहीन लोग हैं ये लोग, मेरा मानना है। और यही तरीका इन्होंने अपना रखा। बढ़ते बढ़ते देखिए आप, मीनाक्षी नटराजन का
पर्चा ही खारिज कर दिया। कहाँ जा रहा मुल्क? स्पीकर साहब के एरिया में राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उनको वेलकम करना चाहिए। जो उनके हाउस के जहाँ वो स्पीकर है, उस हाउस का नेता प्रतिपक्ष आ रहा है, तो स्वागत करने की बात तो कहीं गई। ऐसा मैसेज दे दिया कि ओम बिरला के खिलाफ है, कोई नहीं जाए वहाँ पर। उनको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। ये नौबत क्यों बनी? किसके इशारे पे आप ये शुरुआत वहीं से हो रही है देश की? राहुल गांधी जी के अभियान की शुरुआत कोटा से, राजस्थान से हो रही है। वो ट्रेन से आ रहे हैं और आप कह रहे हो कोचिंग संस्थाओं को, उनको धमके दे रहे हो कि आपके तो कई कमी है आपके इंस्टीट्यूशन में और नतीजे भुगतने को तैयार रहो। अगर ये स्थिति बनती है स्पीकर खुद के लोकसभा क्षेत्र में, तो पूरे मुल्क में क्या संदेश जाएगा? डेमोक्रेसी है यहाँ पर। तो ये मामला जो है, कल मैंने ट्वीट भी किया इसके लिए, वो एक्स किया था कि ये शोभा नहीं देता है स्पीकर को कि आप इस प्रकार की स्थिति पैदा करें कि लोग भय दिमाग में बैठ जाए कि पता नहीं क्या होगा हमारी संस्थाओं का। तो ये अच्छी बातें नहीं है। तो ये तो सैकड़ों बातें हैं। कोई खड्डा लेकर के आंदोलन कर ले तो उसकी एफआईआर दर्ज हो जाती है। आप तो राष्ट्रद्रोही हो, देशद्रोही हो, स्टेट द्रोही हो, कुछ भी कह दीजिए आप। तो ये स्थिति मैं पहली बार देख रहा हूँ देश के अंदर, जो कि बहुत नाजुक स्थिति है। ये देश की दिशा में जा रहा है, कोई नहीं जानता किस दिशा में जाएगा, किसी को नहीं मालूम है। ऐसे हालात में हम आ गए हैं और उसका गवाह है सोशल मीडिया भी। जो मैं देखता हूँ कि अच्छे वहाँ जो पत्रकार, साहित्यकार, लेखक, बुद्धिजीवी हैं, वो जब आपस में डिस्कशन करते हैं तो पूरा देश उनको सुन रहा है, समझ रहा है कि ये जो बोल रहे हैं इन बातों में दम है। पर दुर्भाग्य से दबाव में है मेन स्ट्रीम मीडिया, इसलिए इशू नहीं बन पा रही। ये मेरा आरोप है, चाहे बुरा मानो चाहे कुछ समझो, पर ये स्थिति बनी हुई देश के अंदर। उनको निकलना चाहिए इस दबाव से, जो दबाव सहन कर लिया 12 साल तक। अब वक्त आ गया कि आप निकलो दबाव से, क्योंकि इतिहास आपको ही माफ़ नहीं करेगा। ये मेरा मानना है। जोधपुर का इशू आपने बताया, केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि अशोक गहलोत जिम्मेदार है पानी की। ये तो जुमले की तरह हो गया। जिस व्यक्ति ने पानी से 200, उनको पता ही नहीं कि पानी कहाँ से आ रहा है, किस पॉइंट से आ रहा है, कैसे आया होगा। तो 100 चक्कर लगाए होंगे मैंने वहाँ पे, जैसे मेरे बॉर्डर से लगा के जोधपुर तक के, जब वो बन रही थी, कैनाल बन रही थी। तो इनको क्या पता? तो उनको मैं क्या जवाब दूँ? तो भी उनके जो बॉसेज ने कहा होगा भाई कभी जो माहौल बना रहा राहुल गांधी जी, उसको काउंटर करने के लिए आप चारों में फैल जाओ और झूठे सच्चे आरोप लगाओ। उस कड़ी में मैं मानता हूँ उनका स्टेटमेंट, हमारे मंत्री जी का स्टेटमेंट उस कड़ी का पार्ट है। एक साथ जाओ पूरे देश के अंदर और ऐसी फिजा बना दो जिससे कि मतलब ये आंदोलन जो शुरू हो रहा है वो आंदोलन कामयाब नहीं हो। मेरा मानना, वरना कोई कारण नहीं था कल बोलने का। कल तो कोई प्रोवोकेशन भी नहीं था, अचानक बोल गए वो, और पता नहीं क्या क्या शब्दों का प्रयोग लेते हैं। और मैं कहता हूँ अब एक काम गिना दीजिए 12 साल में, ये काम मैंने किया। अगर बड़ा काम हो रहा है तो हो रहा है, एक एलिवेटेड रोड हो रही है, वो मैंने रिक्वेस्ट करी थी मंत्री जी से, गडकरी जी से, कि ये स्टेट गवर्नमेंट बना नहीं पाएगी। हम स्टेट गवर्नमेंट बना रहे थे पर ऐसा एरिया था बन नहीं पाए थे। मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया। पर क्योंकि ये केंद्रीय मंत्री है, जोधपुर के एमपी है, वही बन रही, तो इनको श्रेय दे तो मुझे एतराज़ नहीं है। वो श्रेय ले, जल्दी काम पूरा करवाए। तो एक काम तो बताएगा आपने किया क्या 12 साल के अंदर? कोई जवाब नहीं, तो वो फिर ऐसे कटाक्ष करते हैं। मैं बोलता हूँ सच्चाई, चाय पीने के बुलाता हूँ या जाने के लिए तैयार हूँ कि भाई वो संजीवनी वाले क्या हुआ, गरीबों को पैसा दिलाओ। अब वो जब उनको तकलीफ होती है ऐसी बातों पर, तो फिर वो फाउल खेलने लग जाते मेरे साथ में। ये बात है। सर, कर्नाटक के होम मिनिस्टर प्रियांक खड़गे ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को लेटर लिखा है। किसे? प्रियांक खड़गे, होम मिनिस्टर कर्नाटक का। क्या लिखा? कि आप अपने रिकॉर्ड के बारे में जानकारी बताएं, यानी
कितनी आपके पास राशि है, क्या शाखाएं हैं, क्या इतिहास है आपका, जानकारी मांगी हो किसकी मांगी है? आरएसएस की। आरएसएस को जवाब देना चाहिए। अगर आरएसएस के जवाब मांगी है, मान लीजिए, तो इतना बड़ा संगठन है, 100 वर्ष पूरे हो गए उनको, और उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए कांग्रेस सरकारों का, कांग्रेस का। आज जो आरएसएस यहाँ तक पहुँची है, अगर कांग्रेस का रवैया भी आरएसएस और बीजेपी की तरह होता, अगर इनका अप्रोच वही होती जो आज अप्रोच पूरे मुल्क के साथ में है, तो आरएसएस पनपती नहीं। 2 बार बैन किया इसको, गांधी की हत्या पर और बाद में इमरजेंसी पर, वहाँ पर बैन हटा दिया, माफ़ी मांग ली थी। माफ़ी तो कई बार मांग चुके हैं पहले भी, तो बैन हटा ही नहीं। कभी हमारी सरकारें बनी हैं केंद्र में, राज्यों में, तो हमारे ब्लड में नहीं है कि हम कोई टारगेट करें आरएसएस के लोगों को। ये खुद जानते हैं, प्राइवेटली आरएसएस वालों पूछ लीजिए, वो कहेंगे ना बीजेपी के राज है, पर काम ज़्यादा हमारे कांग्रेस राज में होते थे। आज ये जुमला राजस्थान के अंदर भी है, और ये भावना पूरे मुल्क में है। कभी भी कांग्रेस की सरकारें केंद्र में हो या राज्य में हो, व्यक्तिगत रूप से किसी आरएसएस के नेता या कार्यकर्ता और उनके परिवार पे बदले की भावना से काम नहीं किया, और ये उल्टा कर रहे हैं हमारे साथ में। देश स्थिति है, तो इनको क्या बात करें, इनके लिए इनको जवाब देना चाहिए उसका। भाई आपने सारी जगह बिल्डिंग बन रही है पूरे देश के अंदर, बड़े बड़े भवन बन रहे हैं। दिल्ली में बहुत शानदार भवन बना, करोड़ों अरबों का। बीजेपी के 800 जगह भवन बन गए हैं। आखिर पैसा कहाँ से आ रहा है इनके पास? चाल सही तो चेहरे वाली पार्टी है, तो पैसा आ कहाँ से रहा है ये तो बताए कम से कम जनता को। आप हिंदू धर्म के नाम पर, हिंदू हम नहीं है क्या? पूरा देश हिंदूवादी है। जो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, फारसी और जैन धर्म है। सब आराम से जो संविधान में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग टू अपना जीवन व्यतीत करें, कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। पर ये जानबूझ के प्रोवोक कर रहे हैं अन्य धर्मों के लोगों को, वो उचित नहीं है, इनके हित में भी नहीं है। लॉन्ग टर्म में ना देश हित में है, ना भारतीय जनता पार्टी हित में है, और ना आरएसएस के हित के अंदर। अगर माहौल तनाव का बनता है, अगर किसी मुल्क में लोग भड़क जाते हैं, तो आप बताइए किसके हित में? किसी के हित में नहीं है। तो ये इनको सोचना चाहिए कि आप बदलो, अपने आप को बदल दो। जो गलतियाँ की उसको भूलो और माफ़ करो, जो मेरा नारा है। भूल जाओ पहली बातों को। अब आगे से आप कहो भाई हमने अपनी विचारधारा बदल रहे हैं, और हम सेकुलरिज्म की जो आपकी संविधान में प्रावधान किया इंदिरा जी के वक्त में, उनको मानेंगे, उस पर चलेंगे। ये उनका बदलाव होना चाहिए। राज्य में 3 बार चुनाव जीत गए हो देश से, जिस देश में डेमोक्रेसी है तब जीते आप। और डेमोक्रेसी के लिए तो इंदिरा गांधी जी ने जान दे दी, राजीव गांधी ने जान दे दी, पर देश को एक बार अखंड रखा, टूटने नहीं दिया, खालिस्तान नहीं बनने दिया। आपको अपनी विचारधारा बदलनी चाहिए, बीजेपी को अपनी विचारधारा बदलनी चाहिए। अब राज्य में आ गए आप लोग, तो 50 साल 60 साल तक विपक्ष में थे, तो कांग्रेस ने आपके साथ वो व्यवहार नहीं किया जो आज आप कांग्रेस वालों के साथ व्यवहार कर रहे हो, या विपक्ष के साथ व्यवहार कर रहे हो। बहुत खतरनाक व्यवहार कर रहे हो। ईडी जा रही है, इनकम टैक्स जा रही है, सीबीआई जा रही है, और आपका जो 0.2% है वो आपका कन्विक्शन रेट 0.2%। पार्लियामेंट में जवाब दिया मेरे ख्याल से उन्होंने, 0.2%। इसका मतलब क्या है? प्रोसेस एडोप्ट करते नहीं हो, उसके पहले आप छापे डाल दो, परिवार को तंग करो दिन भर, अटैच कर दो प्रॉपर्टी, केस बना लो, बाद में आप चार्जशीट पेश करो, और आपकी 0.2% भी नहीं है आपकी। सैकड़ों आपने, पता नहीं सैकड़ों हजारों कितने इन्होंने छापे डाल दिए देश के अंदर, और वॉशिंग मशीन इनके पास में। जो नेता करप्ट कहते हो, आप खुद करप्ट करते हो। प्रधानमंत्री खुद ने कहा अजीत पवार को करप्ट, और 2 दिन बाद में ले लिया, पार्टी में भी वित्त मंत्री बना दिया, डिप्टी सीएम बना दिया। ये तो एग्जाम्पल ऐसे हैं जो पूरा मुल्क देख रहा है, इनको देख रहा है। इसलिए मैं थोड़ा चिंतित हूँ कि देश में होगा क्या होगा अगर यही हालात रहे। तो बंगाल में चुनाव ने देख लिया,
बंगाल की तरह 2.5 लाख लोग भेज दो आप वहाँ पे, फोर्सेज के, पैरामिलिट्री फोर्स के, और उनके कार्यकर्ता गुंडागिरी करने लग जाए चुनाव के पहले, चुनाव के बाद में। काउंटिंग में मैंने कभी नहीं सुना है गुंडागिरी होते हुए। पहली बार बंगाल में काउंटिंग करने वाली लड़की थी यंग, और मेरे ख्याल से ममता जी खुद के ऊपर भी बदतमीजी की गई, ये सब खबरें आ रही थी। ऐसा मैंने कभी देखा नहीं। काउंटिंग ऐसी चीज़ होती है भाई, जीत हार हो गई अब तो, वहाँ भी आप नहीं चूके जिस स्थिति इन की। तो इसलिए मैं चिंतित हूँ कि भाई देश की दिशा में जा रहा है। और राहुल गांधी जी लगातार पार्लियामेंट के अंदर भी बाहर भी विपक्ष के नेताओं के नाते अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। इनके दिलों में है ही नहीं कि भाई विपक्ष भी कोई चीज़ होती है। आप चुनाव जीत के आए हो, सरकार बनी है, तो विपक्ष भी चुनाव जीत के आया है और विपक्ष की भूमिका अदा कर रहा है। आप क्यों नहीं उनको, आप उनकी बात को समझो, सुनो, मानो नहीं मानो आपकी मर्जी है, पर बातचीत तो करो कम से कम। सुझाव क्या दे रहा विपक्ष आपको, विपक्षी पार्टियाँ क्या बोल रही है, वो तो सब आपने तोड़ दिया। आपने यहाँ तक कर ली बेईमानी। आपने जो संविधान संशोधन ला रहे थे, एक मांग थी खड़गे साहब की, राहुल जी की, भाई आप ऑल पार्टी मीटिंग बुला लो। मैं 50 साल देख रहा हूँ, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने का मतलब क्या, भाई सबकी सलाह कर लो, करो आप अपनी मर्जी की, सरकार आपके पास में। वो नहीं बुलाई इन्होंने, और अलग अलग पार्टियों को बुला करके उनको समझाया गया, बातचीत की गई, और भ्रम पैदा दिया कि सब पार्टी साथ में। फिर मुंह की खानी पड़ी पार्लियामेंट के अंदर इनको। ये नौबत क्यों आई? उन्होंने कहा अब चुनाव हो रहे हैं बंगाल में, तमिलनाडु में, उसके बाद आप मीटिंग पार्लियामेंट सेशन बुला लो। आपने वो भी नहीं बुलाया। तो ये जो डेमोक्रेटिक पैटर्न है, या जो डेमोक्रेटिक परंपराएं तोड़ के राजनीति कर रहे हैं, 47 की बात कर रहे हैं। 47 में कौन जिंदा रहेगा पता नहीं। 2047 वो सपना देख रहे हैं। तो आप बताइए, जनता को इस प्रकार गुमराह कर करके आप कब तक चुनाव जीतोगे? चुनाव जीतने ही मकसद है कि आपका खाली देश का फ्यूचर का सवाल नहीं है आपके दिमाग के अंदर। चुनाव जीतना एक बात हो सकती है, पर डेमोक्रेसी जिंदा रखना, मजबूत करना भी तो आपका फर्ज होना चाहिए, जो आप निभाने के बजाय कमजोर करो डेमोक्रेसी को। ये मेरा मानना है। सर, इंदिरा गांधी को लेकर आपने जो बयान दिया, उस पर एक नई डिबेट हुई है। भाजपा ने के कई नेता इस पर बोले हैं, घनश्याम तिवारी बोले हैं, दिया कुमारी ने भी कहा है, घनश्याम तिवारी जिनको आप कभी कांग्रेस में लेके आए थे, वो आपका काउंटर कर रहे थे। जो कि जितने लोग बोल रहे हैं ना, ये खुद नहीं बोल रहे हैं, इनको बुलवाया जा रहा है ऊपर से। RSS वाले बोलो, चाहे इनके नेता बोलो, आप कोई स्टेटमेंट देना, आपको ही देना, आपको देना। कई बार लिखित में जो आता है, जो छपता है ना, वो लैंग्वेज में होती नहीं है। इनमें के अच्छे लोग हैं जो लैंग्वेज में जानता हूँ कि लैंग्वेज क्या है, वो लैंग्वेज बदली जाती है, समझ जाते हैं भाई ये तो ऊपर से लिख के आया है, इतने दे रहे हैं स्टेटमेंट। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, मैंने क्या कहा, जो कानून की बात मैंने कही, पूरे देश में डिस्कशन हो रहा है, अच्छी बात है।